हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन भार्गव इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, नागरिकता, सिटीजनशिप, जो भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत जिसका उल्लेख दिया गया है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज के टाइम में 2019 में जो अंतिम इसमें संशोधन हुआ था नागरिकता अधिनियम में, वो काफी चर्चा में रहा था, विवाद में भी रहा था और उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे दोबारा, क्योंकि अंतिम जो नागरिकता संशोधन आया था उसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने संशोधन किया था। तो इस पर काफी अभी तक भी चर्चा पिछले दिनों चली थी, काफी धरना प्रदर्शन भी हुआ था। तो ये बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। सामान्यतः इससे प्रश्न तो आसान प्रश्न आ जाते हैं इस टॉपिक से, पर अगर हमें इस टॉपिक का पूरा अच्छी तरह से ज्ञान होगा तो फायदा है देखा जाए तो यदि हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2, मैं जिक्र कर चुका हूं, संविधान के भाग 22 हैं और अनुच्छेद 395 है, जिसके अंतर्गत भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की शर्तें दी गई है कि किस किस प्रकार भारतीयों को नागरिकता मिलेगी, किस किस प्रकार से भारतीय नागरिक हैं और किस किस प्रकार में उनमें संशोधन हो सकता है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है। जनरली हम बात करते हैं एक व्यक्ति की। अब एक शब्द है व्यक्ति और दूसरा शब्द होता है नागरिक। इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है अगर हम बात करें तो। देखिए, व्यक्ति जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक व्यक्ति जो है, यदि हम उसकी बात करें, दो प्रकार का किस तरह होगा। पहला शब्द होता है नागरिक और दूसरा व्यक्ति हो सकता है विदेशी। क्योंकि यदि हम बात करते हैं व्यक्ति शब्द की तो हम कहीं भी ये नहीं बोलते कि मैं भारत का व्यक्ति हूं, या राष्ट्रपति की योग्यताएं की बात करें तो हम ये नहीं कहते कि राष्ट्रपति भारत का व्यक्ति होना चाहिए। हम शब्द प्रयोग करते हैं नागरिक। जो हमारे देश की राष्ट्रीयता दिखाता है वो शब्द कौन सा है? नागरिक शब्द है। इसीलिए आप याद रखना कि व्यक्ति शब्द जो है वो यहां अगर हम नागरिकता के संदर्भ में प्रयोग करें तो वो गलत होगा। शब्द नागरिक जो है वो नागरिकता के संदर्भ में प्रयोग होता है। और दूसरा शब्द मैंने बताया विदेशी। मान लीजिए अगर कोई विदेशी व्यक्ति जा रहा है तो हम यही बोलते हैं कि वह विदेशी जा रहा है, वह विदेशी व्यक्ति जा रहा है, या वह व्यक्ति जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते वह नागरिक जा रहा है। समझ गए? क्योंकि वो नागरिक कौन है? विदेशी नागरिक है। इसीलिए आप समझिए कि व्यक्ति शब्द है, इसके दो अर्थ दो तरह के होते हैं, एक नागरिक और दूसरा विदेशी। और ये विदेशी जो होता है ये भी दो तरह का होता है। एक तो होता है विदेशी मित्र और एक होता है विदेशी शत्रु। देखिए, विदेशी मित्र तो वो हो गया ऐसा देश जिससे हमारे अच्छे संबंध है, अच्छे संबंध होंगे तो हमारा वो वहां का नागरिक हमारा विदेशी मित्र हो गया। और ऐसे कोई देश जिससे हमारे अच्छे संबंध नहीं है या युद्ध काल की स्थिति चल रही हो, इस तरह का कोई, इस देश का कोई व्यक्ति होगा तो वो विदेशी शत्रु कहलाएगा। उसको अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी वगैरह से भी संरक्षण नहीं मिलेगा, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे अनुच्छेद 22 की। तो सामान्यतः जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो जो बने वो नागरिकों के लिए बने हैं। लेकिन अब देखिए, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति है, मान लो विदेशी भी है, वो कहेगा मैं भी यहाँ पर रह रहा हूं, पर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप मुझे यहाँ पर अधिकार नहीं देंगे। तो अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, भाग 3 जो मौलिक अधिकार है जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30, ये 5 अनुच्छेद याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता रहेगी। 19 कहता है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र हुआ है। वाक अभिव्यक्ति, घूमने की, बोलने की, निवास की स्वतंत्रता। 29 व 30 जो है वो अल्पसंख्यकों की शिक्षा व संस्कृति के अधिकार हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 ये 5 जो मौलिक अधिकार है ये केवल नागरिकों के लिए हैं। अर्थात 5 मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कौन सी चीजें हैं यदि हम बात करें, बता दिया मैंने आपको, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो संसद की बात कर लीजिए, और राज्यों में किसकी बात करें? विधानमंडल की बात कर लें। संसद व राज्य के जो विधानमंडल हैं इनमें चुनाव, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार कह लो चाहे आप, दूसरा मतदान का अधिकार कह दो, चुनाव लड़ने का अधिकार एक विदेशी को प्राप्त, अर्थात ये व्यक्ति के संदर्भ में प्रयोग नहीं होगा, ये केवल किनको मिलेंगे? नागरिकों को।
अर्थात जो भारत के नागरिक हैं वही संसद का चुनाव लड़ सकते हैं और वही विधानमंडल का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन सी चीजें हैं जो कि व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती? वो है भारत के सर्वोच्च पद, जैसे कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। क्योंकि आप सुनना ध्यान से, हम जब भी इन पदों की बात करते हैं, उनकी पद की शर्तों की या योग्यता की बात करते हैं, योग्यता में हम पहली बात बोलते हैं वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, कोई भी बात ऐसे महान्यायवादी हो गया भारत का नागरिक हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या हम बात करते हैं इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वह भारत का नागरिक हो। अब वह भारत का नागरिक होना जरूरी है। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जन्म से ही भारत का नागरिक हो, ये आप समझिए। वो देशीयकरण द्वारा अर्थात प्राकृतिक तरीके से यदि उसने नागरिकता प्राप्त की है तो भी वो राष्ट्रपति पद लड़ सकता है। जबकि यहां पर ध्यान देना होगा, यदि भारत के संदर्भ में विपरीत हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आपको जन्म से अमेरिकी संघ का नागरिक होना जरूरी है। जो अमेरिका का जो रीजन क्षेत्र पड़ता है वहां का नागरिकता आपकी जन्म से होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो पिछले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बराक ओबामा, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है वो क्या अमेरिकी थे या अर्जित की थी, तो वो अमेरिकी क्षेत्र के थे। हवाई द्वीप जो क्षेत्र लगता है अमेरिका का, उसी क्षेत्र के वो जन्म से नागरिक थे। तो जो जन्म से नागरिक होना यूएसए में जरूरी है, जबकि भारत में यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, परंतु वो जन्म से भी हो सकता है या प्राकृतिक तरीके से नागरिकता, या कहते हैं जिसे देशीयकरण द्वारा अर्जित की हो उसने नागरिकता, वो भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये सामान्य फर्क पहले मैंने आपको बताया व्यक्ति और नागरिक के अंदर। मतलब जो व्यक्ति के अंतर्गत जो नागरिक और विदेशी दो तरह के लोग होते हैं। मैंने बताया कि हमारे संदर्भ में व्यक्ति शब्द प्रयोग नहीं होगा, हमारे लिए शब्द प्रयोग होगा नागरिक, और जो व्यक्ति शब्द होता है दोनों के लिए, नागरिक व विदेशी। ठीक है, तो इनको कुछ अधिकार मैंने बताया। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 मौलिक अधिकार ये व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है? नागरिकों के लिए, क्योंकि व्यक्ति में कौन आते हैं? विदेशी, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, संसद विधानमंडल में चुनाव लड़ने का अधिकार इनको नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। और भारत के महत्वपूर्ण पद जो हैं वो उनको पाने का अधिकार नहीं है विदेशियों को, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या महान्यायवादी, ये जो भी बड़े पद हैं ये उनको प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो ये ध्यान रखना आप। अब हम जिक्र करेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक के बारे में कि आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत क्या क्या बातें लिखी हुई है। देखिए, वैसे टॉपिक जो है स्टूडेंट्स को आए दिन इसमें प्रॉब्लम रहती है, तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप बोर्ड पे तो आपको समझ आ जाएगा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, अर्थात संविधान प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, सीधी स्पष्ट बात है। जो भारतीय संविधान के प्रारंभ से भारत का जो नागरिक है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, वो क्या समझा जाएगा? भारत का नागरिक समझा जाएगा। या उसके मान लीजिए माता पिता है, उनका जन्म भारत में हुआ है, या दादा दादी है, उनका जन्म भारत में हुआ है, तो अनुच्छेद 5 के अनुसार वो संविधान के प्रारंभ से क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक। अर्थात भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। यदि भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष पूर्व वो भारत में रह रहे हो, यहाँ के निवासी हो, तो वो आर्टिकल 5 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से नागरिक वो माने जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 5। मैंने बताया इसमें आप ध्यान रखेंगे 3 बातें। नंबर 1 मैंने बताया कि यदि वो व्यक्ति जो है उसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ, मतलब वो कोई भी व्यक्ति है जो भारत का मूल निवासी है, कोई मैंने बताया 3 शर्त पूरी करता हो। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व वो भारत में रह रहा हो। तो इसमें कंडीशन कितनी आ गई? 5 वर्ष की। संविधान लागू होने से पूर्व वो 5 वर्ष पहले यहां पर भारत में रह रहा हो या उसका जन्म भारत में हुआ हो,
तो सीधी सी बात है, क्योंकि उसको जन्म से नागरिकता हो गई। दूसरा मैंने बताया कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, वो यहाँ पर रह रहे हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वो भारत में रह रहा हो, तो वो संविधान से प्रारंभ से नागरिक माना जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को कुछ आधार पे नागरिकता दी जा सकती है। वो शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं, उनके आधार पे पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता की शर्तें दी जा सकती है। यहां पर आप एक तारीख याद रखेंगे आर्टिकल 6 में, वो तारीख है 19 जुलाई 1947। ये तारीख आप याद रखेंगे, 19 जुलाई 1948। ये तारीख आप याद रखेंगे, 19 जुलाई 1948। देखिए एक सीधी स्पष्ट बात उस समय कही गई थी। अब ये तारीख क्या है पहले तो बता देता हूं। 19 जुलाई 1948 ये तारीख वो थी कि इस तारीख तक इसको माना गया था, इस तारीख तक भारत से पाकिस्तान आने वालों के लिए और पाकिस्तान से भारत आने जाने वालों के लिए तो ये तारीख बनाई गई थी कि इस तारीख तक आप आ जा सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने, मतलब आपको पता है 47 में भारत आजाद हो गया था, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 भारत। तो उन्होंने एक तारीख दे दी थी 19 जुलाई 1948 को कि इस तारीख से पहले यदि कोई व्यक्ति जो है वो कहां से आ गया, पाकिस्तान से भारत आ गया, तब तो ठीक बात है, वो भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। मान लीजिए उसके माता पिता का जन्म या दादा दादी का जन्म जो है वो अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित मतलब जब भारत का विभाजन नहीं हुआ। अब वो कह देगा मेरे दादा दादी का जन्म हुआ था अविभाजित भारत में, लेकिन अब वो हिस्सा किसका बन गया है? पाकिस्तान अलग हो गया है, लेकिन अब मैं आना चाहता हूं कहां पर? भारत। तो तारीख कौन सी दे दी उसने? 19 जुलाई 1948। उसने कहा भाई इस तारीख के पहले आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वो इस तारीख के बाद आया, अब ये तारीख मैंने बताया ना कि तारीख बदल गई, 19 जुलाई के बाद अगर वो आता है तो यहां पर आके पहले तो उसको यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको भारत के अंदर 6 माह रहना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि वो इस तारीख से पहले पाकिस्तान से आ गया तब तो कोई बात नहीं, उसको नागरिकता दे देंगे कुछ शर्तों के आधार पे। परंतु यदि वो इस तारीख के बाद आता है तो पहले तो वो 6 माह भारत में रहेगा और 6 माह बाद वो क्या कराएगा? पंजीकरण करवाएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। मतलब पंजीकरण प्रपत्र, उसको रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है परफॉर्मा वो भरना पड़ेगा और उसके बाद भारत सरकार उसको क्या दे देगी? यहाँ की नागरिकता। तो आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले कुछ नागरिकों को भारत का नागरिक समझा जाएगा कुछ शर्तों पे। और वो शर्त क्या थी? 19 जुलाई 1948 के बाद यदि वो पहले आता है तो अच्छी बात है, यदि वो बाद में आता है तो उसको यहां 6 माह रह के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आर्टिकल 7 कहता है जो पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब नहीं दी जाएगी और जाएगी दोनों बातें हैं यहां पे, दी जाएगी और नहीं दी जाएगी। तारीख है 1 मार्च 1947। अब देखिए इस तारीख को क्या होता है, 1 मार्च 1947 को देखिए क्या होता है। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद चला गया कहां पर? पाकिस्तान, उसको भारतीय नागरिकता उसकी क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको दूंगा। कुछ ऐसे केसेस हुए थे, बहुत नागरिकता के शुरू से ही विवाद चलते आ रहे हैं ये वाले। तो 1 मार्च 47 के बाद, अब ध्यान रखना, 1 मार्च 47 के बाद, अभी तक भारत अविभाजित है। ठीक है। 1 मार्च 47 के बाद एक बंदा कहां चला गया? पाकिस्तान चला जाता है, तो उसको भारतीय नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, बशर्ते यदि वो गया कब है? 1 मार्च 47 को, और ये देखो वापस आने की तिथि कौन सी थी? 19 जुलाई 1948। यदि वो इस तारीख से पहले वापस आ जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भारतीय नागरिक है। यदि वो इस तारीख के बाद नहीं आया तो उसको उसकी भारत से नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो गई। कह सकते हैं कि एक तरह से नागरिकता उन्होंने क्या कर दी? समाप्त कर दी। अब इसमें क्या है, केस कुछ हुए थे, 2 भाई थे, एक असलम और फैजल इस तरह के नाम थे, उनका वाद था कोई सुप्रीम कोर्ट का। एक्चुअल में हुआ ये था, जब विभाजन हुआ था उस समय क्या हुआ कि वो
वहां पर पाकिस्तान में, अविभाजित भारत में, उस समय पाकिस्तानी क्षेत्र में वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, सरकारी नौकरी। एक जना था उनमें, वो सरकारी नौकरी करता था। उसने क्या किया कि जब विभाजन हुआ तब उनको पूछा गया कि आपको क्या चुनना है भाई, भारत या पाकिस्तान। वो कहता है मैं पाकिस्तान में रहूंगा क्योंकि मैं नौकरी करता हूं इसीलिए। तब उसने वहां पर वो नौकरी करने लगा। लेकिन वही बात थी, ये तारीख निकल गई, थोड़ा समय आया, 19 जुलाई 1948 में निकल गई। अब क्या होता है इस तारीख को निकलने के बाद, अब एक नई समस्या उनके सामने ये आती है कि समस्या ये बनी कि जब संविधान लागू हो गया, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, उसके भी 3-4 साल बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूं। तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में क्लियर मना कर दिया कि देखिए आपको अब इस आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि कुछ एक समय था उसका, 19 जुलाई 1948 का समय दिया गया था। उस समय भी अगर आप आ जाते, क्योंकि उन्होंने फैसला लिया था मैं कहां पर रहूंगा, पाकिस्तान में रहूंगा, तो इसीलिए उनकी जो याचिका थी वो अस्वीकार कर दी गई या रद्द कर दी गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए तो ये कारण यही था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, पर अगर बाय चांस उनको 19 जुलाई 1948 से पहले बुला लिया गया तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैंने बताया भारतीय नागरिक डायरेक्ट एंट्री थी तब तक। लेकिन इस तारीख के बाद अगर बुलाया है, संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 50 से 19 जुलाई 1948 के बीच में यदि वो व्यक्ति आया है, 6 माह रहा है, फिर उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात इस प्रकार नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं था, मतलब डायरेक्ट एंट्री वाला कोई प्रावधान नहीं था। ये समझे, यदि एक व्यक्ति 1 मार्च 47 के बाद पाकिस्तान चला गया तो उसको भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा यदि वो पुनः वापस नहीं लौटा है तो। ठीक है। आर्टिकल 8 जो है वो एनआरआईज के लिए है, जिसे हम कहते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हो लेकिन निवास विदेश में हो। बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना इसके अंतर्गत। ये कहता है एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो और निवास उसका विदेश में हो रहा हो। तो इसका अर्थ ये है कि मान के चलिए एक व्यक्ति, एक लड़का है, उसके फादर जो है उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, 1935 अधिनियम के अधीन हुआ है उनका जन्म। क्या हुआ कि अपने जन्म के उसके मतलब उनके बेटे का जन्म भी क्या हुआ, भारत में ही हो गया। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मतलब जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के कुछ समय बाद वो फॉरेन चले गए, मतलब किसी भी विदेश में, किसी भी देश में, कनाडा में चले गए मान लीजिए, तो वो कनाडा में रहने लगे। अब क्या होता है, उसके फादर जो हैं वो तो आपको पता है, मैंने बताया जन्म से भारतीय थे, नागरिकता भी भारतीय थी, लेकिन उनका बेटा जो था वो अभी बच्चा है, छोटा, वो नाबालिग है। अब वो नाबालिग होने के नाते उसको तो इस बात की नॉलेज है ही नहीं कि उसको कहाँ रहना है, कनाडा में रहना है या भारत में। लेकिन उस व्यक्ति, उसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में, और उसके जन्म के समय उसके पिता भी कहाँ के थे, भारत के थे। अब वो वहां जो कॉन्सुलेट है कनाडा में, जो भारतीय कॉन्सुलेट है, उन कॉन्सुलेट को कहकर उनको ये एंट्री रजिस्ट्रेशन करवा सकता है वो, और वो बोल सकता है कि मेरा जन्म भारत में हुआ था परंतु मैं यहाँ विदेश में मामूली तौर पर रह रहा हूं। मतलब आर्टिकल 8 के अनुसार यदि एक व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में, लेकिन वो मामूली तौर पर विदेश में निवास कर रहा हो, वो एनआरआईज तो होते हैं, मान लीजिए नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जो है, अप्रवासी भारतीय है, वो भारत के होते हैं, रहते बाहर हैं, वो मतलब मामूली तौर पर रह रहे हैं, जब चाहे वो स्वेच्छा में अपने भारत आ सकते हैं, इसीलिए मामूली तौर पर वो वहां रह रहे होते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो मामूली तौर पर विदेश में रह रहा हो, तो वो भारतीय कॉन्सुलेट को अगर उसने ये बात लिखित में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो उसको भारतीय नागरिकता बिल्कुल मिलेगी, पंजीकरण द्वारा उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये जो नागरिकता लेने की विधियां हैं वो मैं आपको इसके अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो आप ध्यान रखना कि एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो और वो मामूली तौर पर निवास विदेश में कर रहा हो, तो उसके अनुच्छेद 8 के अनुसार एनआरआई समझ के उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि वो उसका जन्म कहां हुआ था, भारत में हुआ था। अब आप ध्यान रखना कि इस अनुच्छेद 8 में विदेश शब्द में पाकिस्तान शब्द शामिल नहीं होता, इस विदेश में पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है। अगला इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 9। देखिए अनुच्छेद 9 जो है, आर्टिकल 9 की बात करें, ये नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। यदि एक व्यक्ति जो नागरिक है वो विदेश की नागरिकता ले लेता है, कौन सी नागरिकता ग्रहण करता है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है। अब आपको बता देता हूं, ये एक नियम है नागरिकता का। यदि कोई व्यक्ति जो है
वो विदेशी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है, तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 9। एक व्यक्ति जो अगर वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अब अपने आप ही क्या मानी जाएगी, स्वतः ही क्या मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, सुनिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल 10 कहता है कि भारत के नागरिकों के नागरिकता के अधिकार बने रहना। अब ये बने रहना का मतलब ये क्या है कि जो उपयुक्त हम बात कर चुके हैं 5, 6, 7, 8 जो अनुच्छेदों की बात कर चुके हैं, इन सभी अनुच्छेदों के तहत आर्टिकल 10 कहता है कि संसद जो है इसमें कोई मतलब विधि के अधीन, विधि के उपबंधों के अधीन जो नागरिकता जो नियम है वो बनाएगी, और वो जितने भी नियम है वो नागरिकता के नागरिकों को वो प्राप्त होंगे। इसमें कोई भी चेंजेस ला सकती है तो वो संसद ला सकती है। सामान्यतः बिना किसी विधि के, कोई भी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई विधि बनी नहीं और इसी तरह कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और अधिकार छीन लिए, इस प्रकार ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। संसद है ना, बिना विधि का उपबंध किए बिना किसी भी नागरिक से कोई अधिकार छीना नहीं जा सकता। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 10 में, कि किसी भी नागरिक से ऐसे अधिकार नहीं छीना जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद जो 11 है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है भारतीय नागरिकता अधिनियम। देखिए 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 में है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 11 की, तो कुछ विशेष बात यह है कि अगर आपका प्रश्न आता है कि नागरिकता के जो अधिनियम है इनमें परिवर्तन करने की शक्ति, नए उपबंध करने की शक्ति संसद को है, मैंने बताया जैसा कि, लेकिन संसद को किस अनुच्छेद में प्राप्त है, 11 में। 10 में नहीं करना, 10 में तो ये लिखा हुआ है कोई भी जो विधि है उसके अधीन, विधि के उपबंधों के अधीन भारतीय नागरिकों को नागरिकता किस में मिलेगी, 10 में। उनके नागरिकता के आधार किस में बने रहेंगे, 10 में। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि संसद जो है कोई भी बदलाव करती है, जैसे हाल ही में बदलाव किया गया था जो मैंने आपको बताया था, तो अगर प्रश्न आता है भारतीय नागरिकता अधिनियम कौन से अनुच्छेद में है, आप लिखेंगे 11। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना, 1955। यदि आपके प्रश्न आता है कि संसद को भारतीय नागरिकता अधिनियम में परिवर्तन करने या कोई नया उपबंध जोड़ने या कोई उपबंध हटाने या कोई उपबंध बदलने की शक्ति किसमें है, तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 11 में। इसके तहत संसद विधि के अधीन, जो भी विधि के अधीन बातें हैं उसमें संसद कोई भी इसमें परिवर्तन ला सकती है। इस अनुच्छेद 11 के जो ये अधिनियम 55 के अंदर अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। जो छठा चल रहा है वो थोड़ा विवादित चल रहा है देश के अंदर, लेकिन सामान्यतः यदि हम बात करें 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015, 2019 से पहले 5 संशोधन हुए थे। 1986 में, 1992 में दूसरा, 2003 में तीसरा, 2005 में चौथा और 2015 में 5वां संशोधन हुआ। और अंतिम संशोधन, छठा संशोधन 2019 में हुआ, जिसमें नागरिकता बिल लाया गया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया है। तो वो अंतिम संशोधन हुआ है 2019 के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11, ये बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, 5 के अंदर। तो आप ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 26 जनवरी 1950 से जो यहाँ पर भारत में जिसका जन्म हुआ है वो भारतीय नागरिक है। यदि उसके माता पिता यहाँ रह रहे हो तो वो भारतीय नागरिक है। दूसरा मैंने बताया पाकिस्तान से आने वाले तारीख कौन सी बताई, 19 जुलाई 1948। तीसरा, पाकिस्तान चले जाने वाले नागरिकों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी या नागरिकता नहीं दी जाएगी। 1 मार्च 47 के बाद जो चले गए हैं उनको नागरिकता समाप्त कर दी, परंतु यदि वो वापस आ जाते हैं 19 जुलाई से पहले या संविधान लागू होने से पहले तो उनको नागरिकता दे देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ, मामूली तौर पर विदेश में रह रहा हो, प्लस उसने वहां पर विदेशी जो अपने भारतीय कॉन्सुलेट को उसने इस बारे में बता दिया हो और रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, तो उसको भी भारत में नागरिकता भविष्य में यदि वो चाहे तो भारत की नागरिकता वो पंजीकरण द्वारा ले सकता है। उसके बाद मैंने बताया यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 में नागरिकों के नागरिकता अधिकार बने रहेंगे, प्लस इसमें संसद के विधि के अधीन उपबंध है वो सभी मानने पड़ेंगे। और संसद को पावर है आर्टिकल 11 के अंतर्गत कोई भी नागरिकता के अंदर उपबंध करने की, कोई भी विधि बनाने की, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है। देखिए अगर नागरिकता की बात करें
एक शब्द आता है इकहरी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। तो भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कहता है कि भारत में दोहरी नागरिकता शब्द ही ना प्रयोग करें आप, क्योंकि जब बात ही इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता है, और वो नागरिकता कौन सी है? भारतीय नागरिकता। यदि हम इस संदर्भ में बात करें तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता के प्रावधान पाए जाते हैं, अर्थात वहां देश की अलग नागरिकता है और भारत राज्य की अलग नागरिकता है। जबकि भारत की यदि बात करें तो इकहरी नागरिकता का मतलब यह है केवल भारतीय नागरिकता भारत में पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे। और एकल नागरिकता जो इकहरी नागरिकता है वो हमने कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ली है। तो आप याद रखना, इसमें उत्तर अमेरिका नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका की जो नागरिकता है वो क्या है? दोहरी नागरिकता है। तो नागरिकता के ये भाग 1 के अंतर्गत हमने, मतलब भाग 2 तो वैसे है, इसके पार्ट 1 में हमने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और भारतीय नागरिकता के संशोधन जो अब तक 6 बार हो चुका है, 2019 में 6ठी बार हुआ है, ये हमने पढ़ लिए हैं। इसके जो नागरिकता प्राप्त करने की विधियां और किस प्रकार नागरिकता समाप्त हो जाती है, और ये जो संशोधन हुए थे 2003 वाला, 2005 और 2015 और 2019, इन संशोधनों का जो जिक्र है हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा आज वाला वीडियो जो मैंने नागरिकता का बताया है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर मुझे प्रश्न कीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बात बताई थी कि इंडियन अकेडमी जो हमारा एक ऐप बना है, इंडियन लर्निंग ऐप, तो उस पर आप जाइए और निःशुल्क टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। ये आपके लिए भी अच्छी बात है। यदि आप टेस्ट देते हैं, आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आप इंडियन लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, वहां पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जल्दी जारी करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।